द डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स और आयंस एक्सर्ट अ प्रेशर कहाँ पे? ऑन द सब्सटेंस और मीडियम, या तो उस सब्सटेंस या उस मीडियम जिसमें डिफ्यूजन होना है, इन विच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है बेटा, जो भी मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है, अब जिसके पास जितना डिफ्यूजन प्रेशर हाई, वो उतनी तेजी से डिफ्यूजन होगा। दो मीडियम के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो हायर टू लोअर, और जीरो से अगर कंपैरिजन करना है तो जिधर हाई उधर जीरो की तरफ मूव कर जाएगा। दिस इज नॉट पोटेंशियल, तो जीरो इज नॉट द हाईएस्ट, ऐसे नहीं रखना है आपको दिमाग। दिस डेवलप ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल, मतलब इट इज somehow you can say it is again dependent on the solute concentration, solute का concentration, solution का concentration। समझ में आई बात? कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको डिफ्यूज होना है उसके कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। जहां से डिफ्यूजन अपन ने स्टार्ट किया था तब भी हम लोग यही सब बात कर रहे थे। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू है, एनसीईआरटी में कहीं पे भी ऊपर नोट डाउन कर लो। प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसकी बात हो रही है बताओ फटाफट? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, 1236 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक, कि is always higher than its solution। ओके, मतलब प्योर सॉल्वेंट फास्ट वाटर पोटेंशियल पे चले जाओ तो वाटर पोटेंशियल उसका हायर, तो ट्रांसपोर्टेशन करेगा हायर, ठीक है, कैपेसिटी उसकी काइनेटिक एनर्जी हायर है। वही चीज कह रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर जीरो नहीं होता है, जबकि वाटर पोटेंशियल प्योर सॉल्वेंट का जीरो होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 1236 ऑलवेज हायर देन इट्स सॉल्यूशन, जैसे ही सॉल्यूट आपने ऐड किया तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर स्लो हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक ए वाटर पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन आप प्रेशर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, मतलब जिस प्रेशर से वो डिफ्यूज कर रहा था उस ग्रेडियंट में नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा प्योर सॉल्वेंट का हायर रहेगा। वाटर पोटेंशियल भी प्योर सॉल्वेंट का हायर होता है, बट दैट इज लिमिट फिक्स टू जीरो, तो सारे सॉल्यूशन इसलिए निगेटिव वैल्यू है। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन, देयर हायर सॉल्वेंट की बात होगी, कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन इन प्लांट्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन के पैरामीटर्स में अपन ने बात की थी कि जितना भी साइज में जितना हाइट साइज ज्यादा रहेगा तो डिफ्यूजन स्लो होगा। वही बात है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं अगर उनके साइज में वेरिएशन होगा, और साइज के रिस्पेक्ट में आपको बात करना है, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल इज इट्स डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन कंसेंट्रेशन, उसको दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन हाँ, एक साथ में 10 मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं तो 10 की अपनी अपनी कंसेंट्रेशन और साइज में वेरिएशन की वजह से आप ये कह सकते हो कि एक वाला 10 से साइज में, बाकी 10 से साइज में छोटा है तो वो फास्टर डिफ्यूज करेगा, ये आप कह सकते हो कंपैरेटिव। लेकिन एक अपने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही डिफ्यूज कर रहा है मॉलिक्यूल वन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो प्रेशर ऑलरेडी उनमें है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर घटेगा, तो डायरेक्टली होती है। छोड़िए इसमें, ये लिख लो डीपीजी, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर एट टू प्लेसेस। कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट जैसे आप बोल रहे थे वैसे ही दो प्रेशर का ग्रेडियंट हो गया, एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी, तो दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है दैट इज द ग्रेडियंट अपॉन डिफरेंस कितनी दूरी तक, मीडियम भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपन मेम्ब्रेन की अभी बात नहीं कर रहे, तो बैरियर की बात नहीं कर रहे, तो डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, उसको कितनी दूर ट्रेवल करना है, कितना डिफ्यूजन के लिए डिस्टेंस कवर करना। इज इट क्लियर?
फॉर्मूला लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ टू प्लेसेस एट टू प्लेसेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। जहां पे लगा हुआ है वो ढीला है क्या? हो गया। सिग्निफिकेंस क्या हुआ? समहाउ इट्स लुक लाइक अ ऑस्मोसिस। वहां पे फ्लो की बात कर रहे थे, यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हो, और डिफ्यूजन को जब आप स्पेसिफिक बोलते हो तो वो वाटर के केस में ऑस्मोसिस हो जाता है। तो डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस है, ठीक है, प्रेशर का नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स इन द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ, ये दो सब लाइनें तुम लोग के एनसीईआरटी में भी मेंशन थी। ट्रांसपिरेशन इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस। द evaporation of water from the intercellular space पैरेन्काइमा के बीच से is linked with diffusion during the transpiration. The ions on the minerals may diffuse into the plant body, that is again ion का diffusion. The process of osmosis is a special type of diffusion of solvent molecules through semi-permeable membrane. कुछ नया चीज नहीं मिला आपको, पुरानी बातें सारी हैं। Phenomena of semi-permeability explained by the method process osmosis. Phenomena of selective permeability explained by the method diffusion. इसलिए आप जब लिविंग के अंदर बात करोगे तो यू कैन फाइंड आउट द टर्म डिफ्यूजन। ओके, आपको वहां पे क्योंकि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, दैट्स वाई वो टर्म हो जाएगा डिफ्यूजन। प्रेशर पे होगी डीपीडी अपडेट, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर से रिलेटेड ही दो दो सेल के बीच में जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए आपको, वहां पे जो मूवमेंट होता है दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द डीपीडी, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर द अंडरस्टैंडिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कहीं छुआ भी नहीं है, कहीं इसके बारे में कोई बात नहीं। ओके, तो आपको इसका शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। इट इज द सक्शन प्रेशर, एमसीक्यू मिलेगा आपको पीवाईक्यूज में भी। एसपी बोलते हैं सक्शन प्रेशर, सक करना, किस प्रेशर से वाटर अंदर आ रहा है। तो इसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, डीपीडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द सेल, इनसाइड द टिश्यू। कहीं पे भी आप बात करोगे तो अंदर की तरफ जाने के लिए आप बोलो। समझ में आई बात? ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर, अब ये है डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स कमी। तो किस चीज की कमी? डिफ्यूजन प्रेशर की कमी। कहाँ पे? एक जगह से दूसरी जगह जहां पे मूव कर रहे सेल, जस्ट सपोज ए टू बी उसको मूव करना है, तो इसके और इसके दोनों जगह के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट इज द डीपीडी। समझ में आई बात? ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट, अगर आप नॉर्मली देख रहे हो फिर से, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर है, ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट का हाई होगा, सॉल्यूशन का लो होगा। तो डिफ्यूजन किधर होगा? ग्रेडियंट वाली ही बात हो रही है, बस डिस्टेंस की इसमें बात नहीं हो रही। डिवाइडेड बाय जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस, उसकी बात नहीं हो रही। दिस इज अब लिविंग में आ रहे हो, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बैरियर के थ्रू डिफ्यूज होना है तो डीपीडी बोलते हैं। दोनों के जो डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस है दैट इज नोन एज डीपीडी, और इसी को बोलते हैं सक्शन प्रेशर। दिस इज नॉट डिफ्यूजन प्रेशर, याद रखना जो गलती होती है। तो लोकेशन पे डिफ्यूजन प्रेशर की कमी है, और ये हमेशा नेबर सेल की होगी। इट इज नॉट द लॉन्ग डिस्टेंस। ए को अगर ट्रैवल करना है तो ए का बी सी डी जो उसके अगल बगल है उन्हीं दो के कंपैरिजन में देखा जाए, जिधर उसको मिलेगा मिनिमम, लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है, उस उधर की तरफ वो मूव कर जाएगा। इट इज रिलेटेड टू ग्रेडियंट। जितना ग्रेडियंट का डिफरेंस लो की तरफ जाएगा, उस साइड से उस तरफ से वाटर मूव करेगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अभी समझ में आ जाएगा, देखते एग्जाम।
द डीपीडी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लिखा था ना पहले, सॉल्यूशन में होना चाहिए किसी पार्टिकल जो डिफ्यूज करने की उसकी टेंडेंसी है, दैट प्रेशर इज डिफ्यूजन प्रेशर, न कि डिफ्यूजन होने से प्रेशर आना। समझ में आ रहा है। एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर। तो अगेन देखो आप, दो मीडियम हो गया, ये बी ले लो, ये ए ले लो, ए और बी का जो निगेटिव वैल्यू आ रहा है दैट इज द डेफिसिट, जो उसके बीच में सब्सट्रैक्शन करके आपको वैल्यू आएगा वो हो जाएगा डीपीडी। द टर्म डीपीडी इज यूज्ड बाय द बीएस मेयर रेनर नेम्ड एज सक्शन प्रेशर इन द सेल। ये दो साइंटिस्ट। डीपीडी डिटरमाइंस, ये आपके काम की चीज है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस एंड इट इज द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द सेल सक। ठीक है, सेल के अंदर लेने के लिए जो पावर उसकी सेल की कैपेसिटी है दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, इससे डायरेक्शन पता चले। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ऑफ वाटर इन अ सेल। क्लियर है ये सेंटेंस तो समझ में आ रहा होगा। जो सेल है, सेल की लिविंग है, लिविंग पानी तभी लेगी जब उसको डिमांड होगा। तो डीपीडी को वी कैन रिलेट ऑस्मोसिस का रेट, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन बता रही है डीपीडी। ठीक है, तो वी कैन से कि डिमांड ऑफ वाटर, सेल की जो डिमांड होगी वही तो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से या इंटर सेलुलर स्पेसेस से वो वाटर को सक कर रही है, अपने साइड बुला रही है। क्लियर है बच्चा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसको समझने के लिए आप पहले ये समझो कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर डीपीडी। एक डिफरेंस यहाँ होगा रिस्पेक्टेड सेल जो आसपास होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी रिलेटेड समझो। पहले मैं इस तरीके से आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैंने बोला सेल को कोई एक डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उसके चारों तरफ से कई सारे सेल है, वो टिश्यू है, तो उसमें वाटर किधर से किधर जाना है, तो हर दो जगह के ग्रेडियंट को वो देखे। जैसे जस्ट सपोज, चलो इसको ए और बी कर लेते हैं, इसको ए और सी कर लेते हैं। शायद मैंने क्वेश्चन भी किया। जैसे चलो फॉर्मूला होता है डीपीडी का ओपी माइनस टीपी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हायर था, टर्गर प्रेशर अंदर से लग रहा था, अभी उसको बैकग्राउंड में रखा। यहाँ पे आया उसका रिजल्टेंट कि डीपीडी है 15 एटमॉस्फेयर, इधर है डीपीडी 5 एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे दो जगह डिफरेंसेस देखी गई है और यहाँ पे भी दो डिफरेंसेस देखी गई। तो किस सेल से किस सेल की तरफ वो मूव करेगा। तो अगर ए के दो तरफ, एक तरफ बी है एक तरफ सी है, तो ए को देखना होगा कि ए माइनस बी लोअर है या ए माइनस सी लोअर। समझ में आ रही बात। तो ये डायरेक्शन लेगा ए के मूव किधर करना। तो दिस इज अ लाइक अ कॉग्निटिव प्रॉपर्टी। अगेन आपको कंबाइन दिख रहा है, एक चीज सिर्फ दिमाग में रखोगे तो फिर उलझ जाओ। ऑस्मोसिस हो रही है बैकग्राउंड में, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, टर्गर प्रेशर भी है, सारे फिनोमिना चल रहे हैं, लेकिन डीपीडी वो मेजर फिनोमिना हो गया जो एक सेल की किस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है। इज इट क्लियर। तब लिखा था कि ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को डिसाइड किया जाता है डीपीडी के थ्रू। कुछ समझ में आ रहा है। हम्म, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ ये लिख लो, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी मूवमेंट होता है। और न्यूमेरिकल में जब आपको डीपीडी कैलकुलेट करने को देगा तो आप कैलकुलेट करो पहले उसको ओपी माइनस टीपी से, एंड देन उसके बाद आप देखो लोअर डीपीडी कौन सा आया है और लोअर से हायर की तरफ आप मूव करा दें। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा देंगे। डीपी ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, आ चुका है पहले भी है। व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वाटर द डिफ्यूजन प्रेशर इज लोअर। जब डिफ्यूजन प्रेशर लोअर हो रहा है तो फिर रिस्पेक्टेड जो भी डीपीडी वैल्यू होगी वो भी आपका कैसे बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों चीज हो सकती है, क्योंकि दो के बीच में आप डिफरेंस देखोगे। एक को कांस्टेंट कर दोगे तो लोअर होने से डीपीडी लो
डिफ्यूजन प्रेशर लो हो रहा है तो डीपीडी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू आपने जैसे सपोज ए का ले रहे हो आप डिफ्यूजन प्रेशर 4 और बी का आपने लिया डिफ्यूजन प्रेशर 3, डीपीडी आ जाएगा 1। ठीक है, बी का आपने डिफ्यूजन प्रेशर और लो कर दिया, डीपीडी आ जाएगा 2। और लोअर डीपीडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। समझ में आई बात? हम्म। So when a solute is dissolved in water, its diffusion pressure is lowered. It's just like a water potential. क्या हो रहा है? क्यों गर्म हो जा रहा है क्या? और जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। इट इज रिलेटेड टू वाटर पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट के ऐड होने से डिक्रीज हो रहा था, अभी हम डीपीडी को रिलेट कर देंगे पूरा तुम्हारा जाके वाटर पोटेंशियल पे। उस चीज को आप समझो, सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल भी कम जा रहा था और सॉल्यूट ही ऐड होने से दो सेल के बीच का डीपीडी भी कम हो रहा है। ठीक है, एक बार और करना। As we go on adding solute, the diffusion pressure keeps on lowering. Diffusion pressure keeps on lowering. So the value by which the dp of a solution is lower than that of pure solvent is called dpd. ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या लिया था, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में अपन देख, तो दोनों के बीच में डिफरेंस को ही बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन को ऐड करते जा रहे, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। किसी चीज को डिफाइन करते हैं ना तो उसका क्राइटेरिया अलग होता है, तो डिफाइन करने का क्राइटेरिया ऑस्मोसिस में भी प्योर वाटर है और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टार्टिंग होता है दैट इज रिलेटेड टू प्योर, कि ऑलरेडी उसमें कोई ऐसा मिनरल और सॉल्ट ना हो जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अच्छे से ना मिले, एक हिंड्रेंस है। अभी मिनरल एंड न्यूट्रिशन नेक्स्ट है तो उसमें मैं पढ़ाऊंगी टेक्निक कि कैसे ये देखा जाता है। ठीक है, समझ में है? डीपीडी इज इक्वल टू, फटाफट लिखो, टीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिफ्यूजन प्रेशर और डीपी ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, मतलब यू कैन से डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मूवमेंट वाटर का ही करा रहे हैं, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो मिनरल की बात नहीं हो रही है। dpd is equal to diffusion pressure of pure solvent minus diffusion pressure of water in solution. If a cell placed in pure water, it shows endoosmosis. हाइपोटोनिक हो जाएगा बाहर से तो वाटर अंदर की तरफ आएगा, प्योर वाटर में रखा गया तो कंसेंट्रेशन हमेशा अंदर हायर होगा एंड एज अ रिजल्ट वाटर मतलब वाटर का कंसेंट्रेशन बाहर हायर होगा, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन अंदर हायर होगा, ये बोला है मैंने। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स इनटू द सेल, पढ़ा हुआ है ये अपन ने पहले भी। Thus the entry of water is due to high osmotic pressure of the cell sac. ओके, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, प्रेशर होगा, बताओ फटाफट।
कल मैंने बताया था सॉल्यूट ऐड होता है, सॉल्व किया था ना क्वेश्चन तुम लोगों ने, तो उसमें निगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती, तो यू कांट से कि दिस इज द हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, हायर नहीं होगा, इट इंक्रीजेस, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ रहा है लेकिन उसकी नेगेटिव वैल्यू है, वो नेगेटिव न्यूमेरिकल है, तरीके से नेगेटिव डेटा है, तो हमेशा लोअर होता है, तो लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल को वो कम करता है। तो ये क्या है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप, बट टर्गर प्रेशर फोर्सेज द वाटर, और आपको पता है अंदर वाटर आने से अब टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा, फोर्सेज द वाटर मॉलिक्यूल टू मूव आउट ऑफ द सेल, इसलिए कल ही मैंने बता दिया था टर्गर प्रेशर अंदर से बाहर, ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर से अंदर, और एंड इसका स्टार्टिंग किधर है, इसका स्टार्टिंग सेंट्रल वैक्यूल पे है, इसका एंड सेंट्रल वैक्यूल, ये तब तक वाटर को एंटर कराएगा जब तक वाटर एंटर पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा, सभी जगह जो वाटर के लिए है वो फुलफिल न हो जाए। आप ये फटाफट लिख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर, टर्गर प्रेशर बाहर, कल भी लिखा होगा वैसे। The inward movement of water is therefore for due to the fact that osmotic pressure is higher than the triple turgor pressure, ठीक है। अगर मूवमेंट चल रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा, मूवमेंट रुका हुआ है तो ओपी इज इक्वल टू टीपी होगा, मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ टर्जिडिटी अटेन करने के बाद होगा, तो जस्ट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का होगा, क्योंकि जैसे वाटर बाहर निकलेगा टर्जिडिटी खत्म, टर्जिडिटी खत्म तो टर्गर प्रेशर खत्म, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, तो उससे नीचे कुछ होता ही नहीं, तो टीपी इज हाइपोथेटिकली हायर, होता नहीं, समझ में आई बात, हाँ। ओपी हायर है टीपी से, दैट्स वाई वाटर अंदर एंटर कर रहा है। द नेट फोर्स विद विच, अगर आप इसको जीरो वैल्यू देते हो ना तो भी ओपी हायर देन टीपी ही होगा, मतलब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैम तो उस केस में टर्गर प्रेशर होगा ही नहीं, तो टर्गर प्रेशर नहीं होगा तो उसको जीरो वैल्यू कर दो, जीरो करोगे तो भी तो ओपी हायर देन टीपी होगा, दैट्स वाई वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, इज इट क्लियर। The net force with which water is drawn into a cell is equal to the difference of OP and TP. इससे प्रूफ हो जाता है आपका कि DPD is nothing, it is the value which obtained by the osmotic pressure minus TP. टर्गर प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो जो वैल्यू आता है वही वैल्यू क्या होता है, सक्शन प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इट इज नेवर डिफ्यूजन प्रेशर विद, डिफ्यूजन प्रेशर इटसेल्फ उस मॉलिक्यूल का है कि वो किस कैपेसिटी से डिफ्यूज हो रहा है, यू कैन रिलेट इट, डिफ्यूज पोटेंशियल बोलना है तो रिलेट कर सकते, ठीक है, उस पार्टिकल का डिफ्यूजन कितने प्रेशर से वो डिफ्यूज हो रहा है, मीडियम, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर, और दो रिलेटेड आप देखोगे तो उन दोनों के बीच का जो डेफिसिट होगा उसको बोलते हैं डीपीडी, इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम है। अब फटाफट थोड़ा सा दिमाग ओपन करो और क्वेश्चन देखो और सॉल्व भी करो, देखो मैं इसको बदलवा, मिल गया सबको 11.2.4 हेडिंग मिल गई, इसके पहले की सब मार्क है, ठीक है। इम्बिप्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन तो है, ठीक है, व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड कोलाइड, कोलाइड पता है ना, अपने को प्रोटीन मिक्स हो गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है, कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, किसी कोलाइड से या डायरेक्ट किसी सॉलिड में वाटर अगर एंटर कर रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो ऑलरेडी वहां पे वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे वाटर ऐड हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, दूसरा उसकी सेल वॉल, उसकी एरिया सब कुछ बढ़ गया, जैसे हम पहले एग्जांपल बता देते, स्प्राउट का बनना, ठीक है, बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजे का टाइट होना, ये सब चीजें ऑब्जर्व करो, ठीक, ये सब चीजें क्या है, इम्बिप्शन, उसके अंदर वाटर गया और उस पूरे के पूरे दरवाजे का वॉल्यूम बढ़ गया, साइज बढ़ गया,
समझ में आ रही है बात? causing them to increase in volume, मार्क कर लो. The classical example of imbibition are absorption. Absorption ध्यान रखना B है ये. It is not the adsorption. ऑप्शन में आता है adsorption करके आ जाते हो. Of water by seed and dry wood. सीड वाला पेंसिल से लिखो स्प्राउट का बनना, एंड ड्राई वुड आप याद रहे इसलिए ब्रैकेट में ही आप लिख लो रेनी सीजन. अब जिसके यहाँ लकड़ी के दरवाजे होंगे वो बढ़िया से इस चीज को समझ गया हो. अब वैसे तो यहाँ पे हर टाइम रेनी सीजन ही रहता, तो लकड़ी के दरवाजे लगाते ही नहीं होते हैं. रीजन इग्निशन है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से फूल रहे हो, ऐसा हो सकता है. ठीक है, वही मैं बोलने जा रही थी. यहाँ तो ऑल टाइम ऐसा ही रहता है, तो आपको क्या वो जब श्रिंक होता है वही वाला चीज अब नॉर्मल लगता होगा क्योंकि ऑल टाइम वहां पे टाइट रहता है, इसलिए शायद दरवाजे भी तुम लोग मेटल के ज्यादा यूज करते हो, पता नहीं. ठीक है, लेकिन वही बात है, ट्रेडिशनल दरवाजे ट्रेडिशनल जगह है, बड़े बड़े पुराने पुराने घर भी दिखते हैं, तो लकड़ी के दरवाजे दिखते तो हैं. अभी उसी में क्या होता है ना, लोग मिस्त्री बुला के उसको एक तरीके से ग्राइंडिंग करा देते हैं, और फिर जैसे ही समर वाला टाइम आएगा तुम्हारा, ये जब धूप बहुत तेज होगी तो दरवाजा आपका छोटा हो जाएगा, फिर उसके नीचे होता है ऐसा एक्चुअली. ठीक है, थोड़ा बातें कम कर लो. ये वो दरवाजा के एग्जाम्पल दिए तो इतना हंसी आ जाता है. साइंस के हो कि आरडीएस स्टूडेंट हो, समझ. ठीक है, तो कोलाइडल जो लेयर है एलुरियन की लेयर, वो वाटर को सब करती है, एब्जॉर्ब करेगी. और आप ये देखो कि जो स्प्राउट होता है वो मोर प्रोटीनेशियस होता है कंपेयर टू सीड. कच्चा चना खाना उतना हेल्दी नहीं है जितना कि स्प्राउट हेल्दी है. ओके, वाई 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 प्रोटीनेशियस हुआ, पहले जो एलिरोन की लेयर थी वो एक्टिव हुई, और मोर सिंथेसिस जो मेटाबॉलिकली एक्टिविटी वहां पे आई है उससे और ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई. चलो मार्क करो. अब इसी फिनोमिना को प्री हिस्टोरिक मैन का, आदि मानव वाले जमाने में जाना है. अभी अभी एवोल्यूशन खत्म हुआ आपके सीनियर्स का, तो अपन कहाँ से हु हा से यहाँ तक पहुंच के डॉक्टर बन रहे हैं, वो वाली थ्योरी पढ़नी है आपको 12th में. तो उसी में एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है जो यहाँ दिया, प्री हिस्टोरिक मैन, आदि मानव की बात हो रही है. पुराने जमाने के लोग वो क्या करते थे, जब टर्माइट वगैरह नहीं थी, जब आप ऐसे एक बटन दबाया, बम ब्लास्ट किया और हो गया सब कुछ साफ, रास्ता खुल गया, वो वाला नहीं था. तो छोटे छोटे चट्टान, उसमें जो छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े चट्टान, उसमें जो छोटे छोटे क्रैक होते थे, दरारें पड़ी होती थी, उन दरारों में वो लकड़ी के उसके साइज के लकड़ी डाल दी और उसके बाद पानी डाल दिए, तब वो इम्बाइब हो गया. उनको साइंटिफिक नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था ये करेंगे तो चट्टान टूटेगी. ठीक, तो धीरे धीरे वो बड़ी होगी साइज, लकड़ी की साइज बढ़ेगी, तो वो प्रेशर डालेगी किस पे, जिस क्रैक में उसको डाला गया है, तो अपने नियर बाय चट्टान की वॉल पे उसने प्रेशर डाला, थोड़ी सी बढ़ गई, अभी टूटी नहीं.
फिर उस लकड़ी को निकाल लिया, दूसरी लकड़ी डाली, फिर से पानी डाला, उसको इम्बाइब कराया, फिर थोड़ी सी बढ़ गई। तो ऐसे एकदम सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद कहीं जाके दो टुकड़े होते थे। दैट्स व्हाई इट इज प्री हिस्टोरिक मैन एग्जाम टू स्प्लिट रॉक एंड बोल्डर्स। बड़ी बड़ी चट्टाने पत्थर उनको तोड़ने के काम आता था ये swelling of wood का phenomena. The pressure that is produced by the swelling of wood had been used by the prehistoric man to split rocks and boulders. If it were not for the pressure due to imbibition, seedling would not have been able to emerge out of the soil into the open. एक मैंने वीडियो शेयर की थी, किसी ने देखा भी कि नहीं देखा? टाइम लैप्स का कुछ भी नहीं बोलते हो ना कि मतलब थोड़ा सा मैम को बोलते हैं हाँ मैम अच्छा लगा, या उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना, मतलब एक्नॉलेजमेंट तो दूर की बात, खुद भी कुछ सीखा या नहीं सीखा ये भी नहीं बताते हो। एक वो बैच था कि तुरंत ही मैसेज, बेटा थोड़ा रुको भी क्लास में है, बेटा थोड़ा ये करते बाद में बात कर, ये सब उनको बोलना है कि ये बैच। हाँ हमने देख लिया, हमारा इंटरटेनमेंट हो गया, नीचे कोई और वीडियो का सजेशन आया होगा, हम तो वो देखने लगे होंगे, उसके बाद हमें क्या पता। तो उसमें आपने देखा होगा जब वो सॉइल में सीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद वो सॉइल के बाहर आ, वही चीज मुझे आपको दिखानी थी। तो दैट इज द प्रेशर। एक ऑलरेडी जो जमीन है भाई उसको कैसे बाहर आ, कोई राक्षस तो है नहीं वहां बैठा हुआ, ठीक है, तो वो उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होने से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और वो ग्रो करने के लिए ये अलग अलग प्लांट के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, किसी में बाहर आता है किसी में अंदर आता है। तो वो डाइकोट प्लांट का बीन का एग्जांपल था, उसमें बाहर आता हुआ आपको क्लियरली दिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्क कर लो, दिस इज द क्वेश्चन। इफ इट वर नॉट, अगर इस तरीके का प्रेशर नहीं होता, ड्यू टू इंडक्शन सीडलिंग वुड नॉट हैव बीन एबल टू इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल। इसके पीछे इंडक्शन का प्रोसेस एंड ओवरऑल जो सारे प्रेशर्स हैं वही रिजल्टेंट है कि वो बाहर आ रहा है, और फिर शूट सिस्टम रूट सिस्टम डेवलपमेंट तो देखा होगा तुमने, पहले ही स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन वो ग्रेजुअली इंक्रीज, क्योंकि उसको लाइट चाहिए थी इसलिए वो बाहर है। Soil into the open, they probably would not have been able to establish. अगर ये प्रोसेस इम्बिप्शन की नहीं होती तो ये स्टेप तक तो नहीं पहुंचते। इम्बिप्शन इज ऑल्सो डिफ्यूजन, since water movement is along a concentration gradient. वाटर ही तो अपन मूव करा रहे हैं, तो अपन इसको कह दें कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर भी हो रहा है यहाँ पे। The seeds and other such materials have almost no water. Almost no है, इसलिए पहले एक जगह एग्जांपल था जब वाटर कंटेंट की बात आ रही थी तो वहां पे लिखा था इन फैक्ट ड्राई सीड कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इसी चैप्टर में पहले आया हुआ लाइन जहाँ पे वाटरमेलन का दिया हुआ था, मेज वगैरह का एग्जांपल था वहां। हैव ऑलमोस्ट नो वाटर हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजली। अब बाकी सारा फिनोमेना आप लगा दो यहाँ पे, तो बाहर हाइपोटोनिक, जब भी वो बात होगी तो बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाएगा, वाटर प्रेजेंट है। सीड के बाहर की बात करो, रूट के बाहर की बात करो, वाटर प्रेजेंट है मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, वहां से वाटर मूव करा रहे हो, वाटर को अंदर लाना है, और अंदर कम है जैसे सीड के केस में तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, सूखा हुआ चना आपको सूखा हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन वो लिविंग है तो उसमें है। रोस्टेड चना आपने कर दिया तो खत्म हो गई कहानी, अब उसको आप पानी में डाल दो, स्प्राउट वगैरह कुछ नहीं बना, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा है, वाटर इजिली अब्सॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि इट इज लाइक अ प्लाज्मोलाइज कंडीशन, ऑलरेडी उसके अंदर जो सेल है उन सब में वाटर डेफिशिएंसी हो रखी है, तो वाटर में जैसे डालोगे वैसे वो तेजी से पानी एब्सॉर्ब करे। कोई इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हो बेटा, बहुत इजी है। तुमको प्यास लगी है, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है तो तुम वेट करोगे भाई कि पानी नहीं है पानी नहीं है, लेकिन पानी आ गया है तो तुम यू विल टेक द वाटर ना, आप तेजी से पानी पीते हो, फिर आप नहीं ये वेट करते हो कि हम जरा ग्लास लें डालें फिर बैठे फिर पिए दो चार बातें करें, नहीं पहले पानी चाहिए। इस तरीके का आप फील करो, कभी दौड़ बढ़ के जाना तो, जबकि घर में डांट भी पड़ती है कि दौड़ के आए हो बाहर से खेल के आए हो पानी अभी नहीं पीना, ये सब चीजें बोला जाता है, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी प्यास लगी है तो पानी चाहिए वाली चीज। तो हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजली, दिस इज अगेन क्वेश्चन वाई का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, ये आपको लिखा हुआ आएगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट
बिटवीन द एब्जॉर्बेंट, व्हाट इज एब्जॉर्बेंट, यहाँ क्या है एब्जॉर्बेंट? सीड की वो लेयर जो इंटरेक्ट कर रही है वाटर को एब्जॉर्ब की पहले, दैट इज एब्जॉर्बेंट। ठीक है बेटा। एंड द लिक्विड इम्बाइब, लिक्विड क्या है जो बाहर वाला है, वाटर, इज एसेंशियल फॉर इम्बिप्शन। तो वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट तो अच्छा खासा वहां पे बन रहा है। प्योर वाटर या वाटर सॉइल में जब वाटर, अरे आपने अपने फ्लावर पॉट में जाके एक मग पानी डाल दिया तो वाटर तो वहां हो गया सफिशिएंट अमाउंट में। अब जो आपका पौधा बेचारा दिन भर से मुरझाया हुआ था, जिसको आप सुबह आते वक्त पानी डालना भूल गए, या इनफैक्ट बहुत तेज धूप थी तो आपके डाले हुए पानी से भी उसने ट्रांसपिरेशन कर लिया है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वाटर पोटेंशियल की डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट तो इतना ज्यादा मेंटेन हो रखा है कि तेजी से वाटर डिफ्यूज हो, वही चीज लिखी हुई है। इन एडिशन, समझ में आ गई ये सब क्वेश्चन है डिप्सन के डायरेक्ट लाइन। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब, जो इम्बिप्शन की प्रोसेस शो करे, ठीक है, एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड से इम्बिप्शन हो रहा, अभी जो आपने एग्जांपल देखा सीड का, वहां वाटर आपने लिया, इम्बाइप्शन शो करने वाला था सीड, देखो आप यहाँ तुम क्या ही लिख रहे हो, कौन देख सकता, ठीक है, इम्बिप्शन शो करने वाला है सीड, ये रिकॉर्ड हो, इम्बिप्शन शो करने वाला इस जो आपने ऊपर एग्जांपल देखा दैट इज सीड, और जो इम्बाइब हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज वाटर, मतलब लिक्विड है वाटर, और इम्बिप्शन जो सब्सटेंस है वो क्या हुआ, सीड। एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट, अब टर्म पलट गया देखो ध्यान से, एडहेरेंस जो शो कर रहा है, ठीक है, एड्सॉर्बेंट, एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट, और एब्सॉर्बेंट आता है तो भी ये करेक्ट है, एंड द लिक्विड इज ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट, इसका क्या मतलब हुआ, अब वो जब वाटर में डाला गया है तब उसमें भी एफिनिटी आई, दैट इज ऑल्सो, मतलब वो केमिकल प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी है कि वाटर और सीड के बीच में एफिनिटी। अगर हम कहें कि लकड़ी के टुकड़े को डाल के वो फूल जा रहा है, फिर हम कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी ये पेन डाल दी या हमने कुछ लोहा डाल दिया और हम कहें कि ये कल सुबह तक खुल जाएगा, तो ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। दैट इज द एफिनिटी, कि जिसको इम्बाइब होना है और जिस मीडियम से इम्बाइब होना है, उन दोनों के बीच में एफिनिटी ऑलरेडी होनी चाहिए, तो दैट इज प्री रिक्विजिट, इसको आप समझ लो, मार्क कर लो, समझ में आ रहा है, वो पहले से होगी तब वो इम्बिप्शन को शो करेगा, उसको डालने के बाद एफिनिटी नहीं आई है, एल्यूरोन लेयर पहले से थी, लकड़ी की प्रॉपर्टी वो वुड है, वो पहले से है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, रबर नहीं कर रहा है, स्टील नहीं कर रहा है, वो सब ऑलरेडी उनकी एफिनिटी की प्रॉपर्टीज हैं, तो एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट। हाँ बेटा, वही तो बता रहे थे। जैसे तुमको पहले से नीट में एडमिशन लिया, तुमको बायो पढ़ना है इसलिए हम बायो पढ़ा रहे, तो तुमने डिसाइड किया तुमको डॉक्टर बनना, तो बायो पढ़ने इस क्लास में आने के पहले प्री डिसाइडेड, प्री रिक्विजिट है, वो सीड को डालने के पहले ये प्री डिसाइडेड है कि वो सीड वाटर से एफिनिटी को शो करेगा, तभी आपको इंडक्शन की प्रोसेस दिखेगी। क्लियर है? अब आप लिख लो थोड़ा सा, एनसीईआरटी खत्म। हाँ बेटा, एड्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेंट में क्या अंतर होता है, एड्सॉर्बेंट इज डील विद द सरफेस एंड एब्सॉर्बेंट डील विद द इंटरनल, अंदर आ जाओ, एब्सॉर्ब कर जाओ और अडहेयर कर जाओ, दैट इज द डिफरेंस। तो कोई भी एब्सॉर्बेंट होता है वो एड्सॉर्प्शन को शो करता है, समझो जैसे हम कह रहे हैं कि ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे सिर्फ ये एक्ट कर रहा है, दैट इज एड्सॉर्बेंस हो रहा है, अगर इसके अंदर गया, अंदर तक चला गया, स्प्राउट बन रहा है, तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। क्लियर है? अब कुछ एडिशनल पॉइंट,
कोई भी ड्राई मटेरियल है तो क्या उसका डिफ्यूजन प्रेशर होगा क्या? ड्राई मटेरियल है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर होगा, मतलब सीड में से आप बाहर पानी निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, लेकिन आपने टेम्परेचर दिया तो जब वो रोस्टेड हो रहा है, दैट रोस्टेड इज रिलेटेड टू इवेपोरेशन, वहां पे इवेपोरेशन होता है। तो डीपी ऑफ ड्राई मटेरियल इज 0, लिखो फटाफट। ड्राई मटेरियल इज 0। That's why water diffuses very rapidly into the imbibitant या dry material. That's why water diffuses very rapidly, मतलब वाटर का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा किसमें? वो जो ड्राई मटेरियल है या जो इम्बिबेंट है। यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं, वो एकदम क्लियर है ना? इम्बिप्शन इज अ प्रोसेस, इम्बिबेंट इज अ मटेरियल या सब्सटेंस जिसको इम्बाइब होना है, जिसको इम्बिप्शन शो करना है, एंड मीडियम लिक्विड जिसको अंदर एंटर करके एब्जॉर्ब होना है। तो तीन चीजों की बात हो रही है। अब इम्बिबेंट कभी क्या सेचुरेटेड हो सकता है? इम्बिप्शन की प्रोसेस रुक सकती है ना जब सेचुरेशन आ जाए, दोनों साइड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए या रिक्वायरमेंट जितनी कैपेसिटी है, तो देन इट इज अगेन डिक्रीज द टर्जिडिटी। एक सेल फुल्ली टर्जिड हो, पूरा सीड फुल्ली टर्जिड हो गया, कोई स्प्राउट ऐसा थोड़ी ना कि आप रखे रहो अगले दिन इतना बड़ा, अगले दिन इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसा स्प्राउट थोड़ी बढ़ता जाए। स्प्राउट जो बन गया उससे रूट और शूट सिस्टम आ रहा है, वो खुद नहीं साइज में एक बड़ा हो रहा है, तो एक लिमिट है। तो इम्बिप्शन में सेचुरेशन होता है। दिस इज अगेन लिखो, आफ्टर सम टाइम व्हेन द इम्बिबेंट, मतलब वो मटेरियल ड्राई मटेरियल जिसको आप इम्बिप्शन की प्रोसेस देख रहे हो, इट गेट्स सेचुरेटेड विद वाटर, और इस केस में उसका भी डीपी राइज हो जाएगा। अब उसको जिससे जो वाटर का मीडियम फ्लो कर रहा था वहां पे दोनों का डीपीडी आएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आएगा। अब दोनों में डिफ्यूजन प्रेशर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द इम्बिबेंट gets saturated with water, its dp also rises and gradually it becomes equal to that of external water, and gradually धीरे धीरे it becomes equal to that of external water, और दोनों इक्वल हो गए तो कोई डेफिसिट नहीं रहेगी और मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा। क्लियर है? इसलिए आप स्प्राउट बनाने के लिए अगले एक दिन बाद पानी हटा देते हो और उसको नेचुरली स्प्राउट आने के लिए क्लॉथ में या जैसा भी आपने देखा हो उसमें हल्का सा, ताकि एरेशन रहे, ऑक्सीजन चाहिए उसको। अगर पानी में ही आप छोड़ोगे तो वो सड़ने लगता है। The process of induction then comes to stop since a state of equilibrium is achieved. वही पे ब्रैकेट में आप लिख लो, this is equilibrium। जो मूवमेंट रुक गया, दोनों इक्वल हो गए डीपी में, तो वो इक्विलिब्रियम आ गया। तो इम्बिप्शन के फिनोमिना के लिए दो कंडीशन यहाँ पे चाहिए। एक तो समराइज कर रहे हैं, एफिनिटी बिटवीन द इम्बिबेंट एंड द लिक्विड मीडियम। एफिनिटी होगी तभी वो इम्बाइब होगा। जैसे मैंने बोला, कोई स्टील का, ग्लास का आपने कोई मटेरियल डाल दिया पानी में, एक दिन रखो, दो दिन रखो, उसको नहीं साइज बढ़ाना। ठीक है। एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस होना चाहिए ना, होना चाहिए तभी तो वाटर आएगा ना बेटा। तो ग्रेडियंट होना चाहिए। एंड इम्बिवेंट मस्ट बी ड्राई, इन सभी केसेस में इम्बिवेंट ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको इनिशियली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फिर तो वो मेथड बदल दो, इम्बिप्शन हट जाएगा, वो हो जाएगा डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन में आ जाओ, ऑस्मोसिस में आ जाओ, तो ऑस्मोसिस होने लगे। तो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस में, इसलिए यहाँ रूट हेयर की बात भी नहीं किया है, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताएं। दिस इज रिलेटेड टू सीड, सीड पे बात हुई है, इम्बिप्शन की बात कहाँ हो रही है? सीड पे। और जब आप रूट में हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करते हो तो दैट इज इम्बिप्शन एग्जैक्टली जहाँ पे, लेकिन वो एक्चुअली ऑस्मोसिस है, क्योंकि दोनों साइड में आपको वाटर मिलेगा।
दैट्स वाई एक क्वेश्चन आता है, इम्बिबेंट मस्ट बी ड्राई, इज इट द राइट स्टेटमेंट फॉर द इम्बिप्शन और नॉट? तो इट इज राइट स्टेटमेंट. रबर डज नॉट गेट स्वेल इन वाटर, क्योंकि एफिनिटी नहीं होगी. रबर का आप कुछ डालो तो वो स्वेल होगा क्या? नहीं होगा, ड्यू टू लैक ऑफ एफिनिटी. बट इट शोज इम्बिप्शन इन ईथर. दिस इज PYQ. ईथर, ETHER, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. देन रबर के लिए लिख लो, वाटर में इनसॉल्युबल, मतलब इम्बिप्शन नहीं शो करेगा, लेकिन ईथर, अगर ईथर सॉल्यूशन में रखा गया उसको तो वो शो करेगा. Drywood is very good imbibant. Swelling of wooden doors and window in rainy season is the example. Hydrophilic colloids have very strong affinity for water. Hydrophilic colloids, ठीक है, वाटर लविंग प्रोटीन्स. आप जनरल प्रोटीन रखते हो, बाकी वो मिक्सचर रहता है. सीड्स आर रिच इन कोलाइडल मटेरियल. ठीक है, अपन वहां बोलते हैं ना कि प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन ज्यादा होता है, दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो उनका कोलाइडल प्रॉपर्टी ज्यादा है, अच्छा है. सो दे आर गुड इम्बिबेंट. एक आप हायरार्की लिख लो, प्रोटीन्स सबसे हायर, देन स्टार्च, देन सेलुलोज. लिस्ट प्रोटीन, प्रोटीन्स कोलाइडल ज्यादा होते हैं, इसलिए आप उसको क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा हायर गुड इम्बिबेंट होते हैं. देन स्टार्च, कोई प्रोटीनेशियस सीड है तो वो ज्यादा इम्बिप्शन को शो करेगा कंपेयर टू स्टार्ची सीड. अब आप देखो, इसको फिर से रिलेट करो. आप चावल के दाने में स्प्राउट बनाते हो क्या कभी? करके देख लेना, स्प्राउट आए तो बताना मुझे. ठीक है, एक टाइम तक चावल फूलेगा, इम्बिप्शन शो कर रहा है, लेकिन चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च जाता है. लेकिन आप चने का, मूंगफली का, इनका एग्जाम्पल जब देख रहे हो तो आप वहां पे स्प्राउट बनना और प्रोसेस को देख रहे हो एक प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो दैट इज प्रोटीन रिच. तो प्रोटीन रिच सबसे हायर, देन स्टार्च एंड देन सेलुलोज. ध्यान रखना है, क्योंकि प्लांट की बात बिना सेलुलोज के तो पूरे नहीं होती. ठीक है, दैट्स वाई प्रोटीनेशियस सीड्स स्वेल मोर ऑन इम्बिप्शन देन स्टार्ची सीड्स. ड्राई सीड लाइकेन, वेलम एंड रूट. वेलम एंड रूट कहाँ बताया? वेलम एंड टिश्यू में भी आया था. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, रूट है, हवा में है, ऑर्किड बोल तो रहा है कोई धीरे. ठीक है, ऑर्किड एपिफाइट्स रूट्स, उनके जो टिश्यू है दैट इज वेलामेन टिश्यू, उन्हीं की रूट को बोलते हैं वेलामेन रूट. अब वो सोचो कि वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर से, ह्यूमिडिटी से ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर को ले रहे हैं, मतलब जो हवा में है ह्यूमिडिटी से ले रहे हैं, तो उनको भी क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा. ठीक है, तो ड्राई सीड लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, एल्गी प्लस, क्या बात, बोलो फंजाई, बोल तो रही हो. एल्गी प्लस फंजाई, वही तेज बोल रहा है. ठीक है, फाइकोबायम, माइकोबायम. सेल्स वाज एब्जॉर्ब वाटर बाय इम्बिप्शन. इन तीनों ही केसेस में जो एग्जांपल दिया हुआ है, चाहे वेलामेन रूट हो, चाहे लाइकेन हो, या ड्राई सीड हो, उन सभी केसेस में सेल वॉल जो है वो इम्बिप्शन को शो करती है. पहला प्रोसेस क्या है इम्बिप्शन का, पहला स्टेप, द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग बाय रूट हेयर सेल, इम्बिप्शन बाय सेल वॉल ऑफ रूट हेयर सेल. फर्स्ट स्टेप, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट. एकदम सूखी हुई रूट है लेकिन जिंदा है, तो उस टाइम आप इम्बिप्शन बोल सकते हो. इम्बिप्शन इन्वॉल्व थ्री प्रोसेस. एडजॉर्प्शन, पहले एडेयर होगा, ठीक है, देन कैपलरी एक्शन. कैपलरी एक्शन समझ में आता है? कैपलरी क्या होता है? कैपलरी एक्शन छोटे क्लास में भी पढ़ा हो. जब किसी की लेंथ के कंपेयर में उसकी विड्थ को निग्लेक्ट करते हैं, द विड्थ इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ, लेकिन वो विड्थ है वहां पे, और उस विड्थ में कोई भी चीज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, दैट इज कैपलरी एक्शन. कैपलरी फोर्सेस, उस स्ट्रक्चर को कैपलरी बोलते हैं.
जो मूवमेंट हुआ वो कैपिलरी मूवमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़े होगे तुम लोग, क्या होता है वो, लालटेन लैम्प, मिट्टी के तेल में उसकी बत्ती होती है, फिर जलाते हैं अपन लोग, तो वो कैसे, मिट्टी का तेल तो नीचे ऊपर तक कैसे गए? अरे बाबा, घी की बत्ती तो जलाई होगी ना, लालटेन लैम्प तो ऐसे तुम लोग लग रहा है कि एकदम हम आदिमानव की कोई बात है। डिबरी नहीं खाते तुम लोग, नहीं सुने? लाइट वेट जाती है तो एक वो यूनिट होता है भाई, मिट्टी के तेल से जलता है। थॉमस अल्वा एडिशन के आने के पहले वही चलता है। ठीक है, तो उस केस में, या चलो दिया बाती की बात कर लेते हैं। जब आप दिया जला रहे हो और रुई की बत्ती जो ऊपर की तरफ है, वहां तक कैसे, आपने पहले तो डिप करके बढ़िया जला दिया, उसके बाद वो कैसे जलता रहेगा? तेल कैसे जा रहा है या घी कैसे जा रहा है? तो दैट इज कैपिलरी एक्शन। आपको लेंथ दिख रही है, विड्थ नहीं दिख रही है, उसके बीच बीच में पोर और जो एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, वो कैपिलरी एक्शन है। आप सिंपल अपनी हैंकी में ही एक्सपेरिमेंट कर लेना, हैंकी को डिप करना बकेट में और पूरी हैंकी थोड़ी देर पकड़े रहो, हाथ दर्द करेगा तब तक। ठीक है, तो देखोगे वाटर का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दैट इज कैपिलरी एक्शन, जहां पे आपको विड्थ दिख नहीं रही है, लेकिन पतली पतली फाइन ट्यूब्स हैं और ऊपर की तरफ वाटर जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज एड्सॉर्प्शन, देन कैपिलरी एक्शन, देन डिफ्यूजन। ये तीनों भी आप नोट कर लें। एड्सॉर्प्शन हुआ, कैपिलरी एक्शन शो हुआ, एंड डिफ्यूजन है। इम्बिप्शन प्रेशर को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर से या टर्गर प्रेशर? दो ऑप्शन हम दे रहे हैं। व्हाट इज इम्बिप्शन प्रेशर? इम्बिप्शन प्रोसेस नहीं, प्रेशर। दो ऑप्शन दिया मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर। दोनों आंसर आ रहे हैं। फिर से सोचो, इम्बिप्शन की प्रोसेस को लाओ दिमाग में, और क्या हो रहा है वो सोचो, और वो होने के लिए कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है ये सोचो। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इज द ऑप्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड। ठीक है, तो डीपीडी इज इक्वल टू आईपी माइनस टीपी इन केस ऑफ इम्बिप्शन। डीपीडी इज इक्वल टू आईपी माइनस टीपी। अब जिस इम्बिप्शन के प्रोसेस में जिस प्रेशर से वाटर अंदर आ रहा है, दैट प्रेशर इज इम्बिप्शन प्रेशर। तो डीपीडी इज इक्वल टू आईपी माइनस टीपी। वॉल्यूम ऑफ इम्बिवेंट, क्या चेंजेस हो रहा है? ड्राई से वेट की तरफ जा रहा है, तो इम्बिवेंट के वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो, इंक्रीज या डिक्रीज? बताओ, तुम लोग बताओ। इम्बिवेंट के अंदर वाटर आया या इम्बिप्शन की प्रोसेस हुई, तो वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ? यहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। पानी के आने से इम्बिप्शन के प्रोसेस में वॉल्यूम, जो इम्बिवेंट है जिसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इम्बिवेंट प्रोड्यूसेस अ प्रेशर, और उसी प्रेशर को आप क्या बोलते हो? इम्बिप्शन प्रेशर, आईपी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, फटाफट बताओ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। चलो कुछ कहानी इसकी भी सुन लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिप्शन, ये मैडम ने जितनी भी कहानी बताई, मैडम की कहानी 2 सेल 4 सेल से आगे नहीं गई है। ये दिमाग में ले आओ फटाफट। मैडम की कहानी कहीं सरफेस पे है, कहीं रूट पे थी, कहीं सेल टू सेल पे थी। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की अभी तक कोई बात नहीं हुई। और हमारा क्वेश्चन यही था ट्रांसपोर्ट इन वाटर में, पहले कि सिकोया ट्री अगर इतना बड़ा है तो उसके टिप तक पानी कैसे पहुंच है। ओके, तो अर्ली बिगनिंग, जो आपका जाइलम बीच में है, वेस्कुलर बंडल, रूट हेयर, कॉर्टिकल रीजन, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, इन तक की प्रोसेस में आपको कॉन्सेप्ट लाना है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिप्शन, जो सब आपने पढ़ा। लेकिन अभी जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वहां पे आपको डिफरेंट होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पहले इससे आना होगा, तो इसमें 2 सेक्शन आपको पढ़ना होगा, पहले रेडियल एंड देन अपवर्ड। इज इट क्लियर? चलो थ्योरी पे आते पहले। एट सम अर्लियर स्टेज, एनसीईआरटी में देखो, ठीक है, एट सम अर्लियर स्टेज यू माइट हैव कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट
where you had placed a twig bearing white flower in colored water. पता नहीं किया है कि नहीं किया, ये भी क्लासेस में होता है, ठीक है, कराया जाता है एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या किया गया कि आप, ये तो फ्लावर की बात कर रहा है, आप नॉर्मली प्लांट लेके आओ और उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, छोटा प्लांट, ताकि लेबोरेटरी में वो हो सके एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसको कलर्ड सॉल्यूशन में डाल दिया गया, अदर रेड ले लो आप, ब्लू ले लो, तो आपको थोड़ी देर के बाद उसकी लीव, उसके फ्लावर, व्हाइट फ्लावर है तो ऑब्वियसली उस पर जल्दी आपको कलर दिखेगा। दैट इज द टारगेट, ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है। तो जो व्हाइट कलर का फ्लावर है और रेड कलर के सॉल्यूशन में अगर रखा है तो इट शोज स्लाइटली रेड इन कलर, एक पिगमेंटेशन आने लगेगा। कैसे हुआ वो? क्योंकि कुछ तो है जो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया। तो इसका मतलब कोई तो सिस्टम था, कोई तो पाइपलाइन बिछी हुई है जिसके थ्रू वाटर और वाटर में डिजॉल्व डाई भटक गई है। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने दिखाया था। एंड हैड कॉज्ड इट टर्न कलर, और उसको देखते रहो वो कलर को चेंज करेगा। अब ऐसा नहीं है कि रेड रोज हो जाएगा, ठीक है बेटा, इतना वॉच नहीं करना आपको, जस्ट कलर का चेंज। ऑन एग्जामिनिंग, अब इसको एग्जामिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको लॉन्गिट्यूडनल कट कर दो या वर्टिकल कट कर दो पूरे प्लांट को। छोटा सा प्लांट लेके जाना है, उसमें देख लिया हमने कि कलर चेंज हो गया, अब उसको धीरे धीरे अपन ने क्या किया, कट कर दिया, तो अंदर उसकी एनाटॉमी दिखेगी। एनाटॉमी में मैडम ने पढ़ा रखा है कि बीच से वेस्कुलर बंडल जा रहा है, तो आपको एक रास्ता दिखेगा जहां से कलर गया होगा, ठीक है, और एक दिखेगा रेडियली। तो रेडियली आपको उतना विजिबल नहीं होगा क्योंकि लाइट है, अभी आपने तुरंत एक्सपेरिमेंट करके कट कर दिया है। तो जो मेन कलर को ट्रांसपोर्ट ऊपर तक फ्लावर तक करा दिया है, वो पाथ आपको दिख जाएगा, दैट पाथ इज जाइलम, ठीक है। On examining the cut end of the twig after a few hours, you had noted the reason through which the colored water moved. That experiment very easily demonstrated that the path of water movement is through the vascular bundle, more specifically the xylem. अब एनाटॉमी पढ़ने के बाद ही यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि ये फटाफट को समझ में आ जाए। आ गया ना? इसमें तो बोल दो हाँ, खत्म हो गया भाई प्रेशर पोटेंशियल, अभी बाद में आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। Now we have to go further and try and understand the mechanism of movement of water and other substances up a plant. ऊपर की तरफ जा, ठीक है बच्चा। Long distance transport of substances within a plant cannot be by diffusion alone. इतना मैडम पढ़ाई इसलिए रही थी क्योंकि अकेले डिफ्यूजन से होगा नहीं, और आपके जो बुक में दिया था वो सिर्फ डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन डायरेक्ट आ गया था वाटर पोटेंशियल पे, याद आया, इसलिए अपन बाहर गए थे। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ रखा है अपन ने कि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस, ओके। और लिविंग सिस्टम में तो और भी स्लो हो जाएगा क्योंकि उसको हिंड्रेंस देगा। इट कैन नॉट, इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप मार्क कर लेना जो डेटा दिया, द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक है, सेल को अंडरलाइन कर लेना। प्लांट सेल का डेटा है, क्वेश्चन में वो सेल बोल रहा है, लेयर बोल रहा है, टिश्यू बोल रहा है, एकदम अटेंटिव हो गया। अबाउट 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर समझ में आते हैं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। तो अबाउट 50 माइक्रोमीटर टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 एस, मतलब सपना में सेकेंड, ठीक है, सेकेंड 2.5 सेकेंड में वो 50 माइक्रोमीटर की दूरी, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। और अगर अगर पूरा चीज डिफ्यूजन से ही होगा तो इट विल टेक ईयर्स अलोंग, पूरे ट्री की जो आप हाइट देख रहे हो वहां तक पानी जाने में कई सौ साल लग जाएंगे। एट दिस रेट कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक पार्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कैलकुलेट कर लेना होमवर्क, ठीक है। सेकंड, सेकंड को दिन, घंटे, घंटे को दिन, दिन को ईयर, कैलकुलेट करके फिर बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितने ईयर्स लगेंगे ये पूछ रहा है। इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफन सब्सटेंस हैव टू बी मूव्ड टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है।
लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि एल्गी के केस में आप देख रहे हो वो थैलोइड है, धरती पे ही है या एक्वेटिक में है, तुरंत वाटर के टच में। ठीक है। डिस्टेंस जब सॉइल से दूरी बढ़ेगी तो ही ट्रेवल करने का आपको एक डिस्टरबेंस आए। जो चीज सॉइल पे है, चाहे ब्रायोफाइटा है, एल्गी है या इनमें डेवलप्ड एंजियोस्पर्म भी है, छोटे छोटे फ्लावर है। ठीक है, आपने देखे बहुत छोटे छोटे भी बेल होते हैं, घासेस है इनफैक्ट, कुछ और नहीं तो घास ही देखो। तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन इजी है कंपेयर टू हायर डिस्टेंस। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक उनको सब कुछ ट्रेवल कराना है। समटाइम्स द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फॉर फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बात बोल रहे हैं। प्रोडक्शन, अब सोचो क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस क्या होता है प्लांट? ग्लूकोज। देखो ये फोटोसिंथेसिस की बात कर दिया। और एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल। पूरा दिमाग की बत्ती खोलो और देखो वो क्या कहना चाह रहा है। दो ही चीज ट्रेवल कर रही है, ये एनाटॉमी से पढ़ते आ रहे हो, फूड और पानी। ठीक है, अभी हम आएंगे कि और क्या क्या होता है, लेकिन जनरल हम जान रहे हैं फूड और पानी, मिनरल। ठीक है, तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हुए क्योंकि वो सॉइल की तरफ से आ रहे हैं, एंड फूड स्टोरेज फॉर्मेशन होता है क्योंकि वो लीफ में फोटोसिंथेसिस फिनोमिना से हो रहे हैं। ओके, तो इधर प्रोडक्शन साइड से और एब्जॉर्प्शन साइड से एंड साइट ऑफ स्टोरेज। फिर मैम ने ये भी बताया कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। मॉडिफाइड रूट जो है वो फूड स्टोरेज का काम कर रही है, मॉडिफाइड शूट जो है वो भी फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं। इसका मतलब स्टोरेज ऑफ फूड भी है। लेकिन ऑल ऑफ सडन किसी को नीड पड़ गई, प्लांट के ही किसी पोर्शन में नई यंगर लीफ आ रही है, यंगर बड लग रही है, ठीक है, नई ब्रांचेस हो रही है, तो वो लीफ आने के पहले तो फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगी, उसको ऑलरेडी बना हुआ खाना चाहिए। तो स्टोरेज, स्टोरेज से उसको ट्रेवल कराना पड़ेगा। या फिर से हम बात करते हैं ऑटम सीजन की बात, याद दिलाएं। ऑटम सीजन मतलब पतझड़, पतझड़ मतलब पत्ती झड़ जा। ठीक है, पतझड़, पतझड़ का मौसम मतलब पत्ती सब झड़ गई और स्टेम की ब्रांचेस बची है। तो दैट इज द कंडीशन जब लीफ है नहीं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब नाउ ओनली डिपेंडेंट ऑन द, अगर डाइकॉट है तो कॉलन काइमा वहां पे प्रेजेंट और क्लोरोफिल बियर कर रहा हो, उस केस में हो सकता है। हर्बेशियस है तो लीफ क्यों झड़ेगी? तो बड़े बड़े ट्री की जब लीफ झड़ती है तो दैट ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द स्टोरेज फूड। ओके, ग्रीन कलर चाहिए ना हमें, पिगमेंट ग्रीन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और लीफ झड़ गई मतलब हरा रंग झड़ गया उसका, अब ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है कोई, तो उस केस में उसकी फोटोसिंथेसिस तो रुक गई। अब उसको खाना कहाँ से मिलेगा? वाटर से नहीं, सॉइल से नहीं, वो तो मिनरल ला रहा था, पानी ला रहा। तो स्टोरेज फूड जो उसकी खुद की ब्रांचेस और जो भी रूट में नोड्यूल वोड्यूल कहीं पे भी जो भी आप स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो, जहां पे उसके पास ज्यादा होगा वहां से मूव करेगी मेरिस्टेमेटिक रीजन में। चाहे वो बर्ड मेरिस्टेम हो, चाहे वो फ्लावर मेरिस्टेम हो, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो, कहीं पे भी जो भी चीज नए उसमें आएंगे उसको फूड की सप्लाई होगी। तो अब यहीं पे मैंने बहुत सारी बातें बता दी तुम्हें। प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, और एज पर रिक्वायरमेंट जहां पे नीड है, आर टू फॉर फ्रॉम ईच अदर। सब में दूरियां हो सकती है, अच्छा खासा डिस्टेंस हो सकता है, तो डिफ्यूजन यहाँ पे काम नहीं करेगा। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिशिएंट। या तो आप एनर्जी लगा के सेल टू सेल मूव कर रहे हो तो भी सफिशिएंट नहीं है, और डिफ्यूजन करा रहे हो, कह रहे हो कि भाई केमिकल है, आयंस है, खुद ही डिफ्यूज हो रहा है, तो भी वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जाए। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम become necessary so as to move substance across long distances and at a much faster rate। देखो, डिफ्यूजन पे छोड़ दोगे तो लगेगा, अभी कल तुम मुझे कैलकुलेट बता करके बताना कि कितना टाइम लगेगा 1 मीटर के डिस्टेंस तक जाने में, तो उसके हिसाब से आप फिर कैलकुलेट करने का और मन करे तो कैलकुलेट कर लेना कि 100 मीटर का यूकेलिप्टस का पेड़ है, उसके टिप तक पानी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जब आपका 1 मीटर कैलकुलेट हो जाए तो आप 100 मीटर तक जाना, फिर आप देखना कि कितने साल में वो पानी जो एब्जॉर्ब हुआ था अब वो क्या उतने देर तक सन, सूरज की किरणें उसको छोड़ेंगी तो है नहीं, इवेपरेट कर देंगी तुम इतना धीरे चलोगे।
ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस होती रहती है, दैट्स वाई स्लो प्रोसेस पे तो ये डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, और फास्टर रेट से जो प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट करा है वहां तक अपन जाने वाले। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव बाय अ मास और बल्क फ्लो, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एक वर्ड मैंने बताया था पहले, जब मास फ्लो हो रहा है या बल्क अमाउंट में फ्लो हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में फ्लो हो रहा है और एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल हो रहा है, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और इन मैस, जो लिखा है उसको आप अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट। अब ऑब्वियसली जहां चाहिए वहां पे कम होगा, जहां से आ रहा है वहां पे हायर होगा। तो लोकली जब तक चलेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर वगैरह सब वर्क करेगा और मूवमेंट चलता रहेगा, अंदर आ जाएगा, वाटर आएगा। मिनरल्स अगर आ रहे होंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर की बात आप नहीं करोगे, तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करोगे। आयंस है डिजोल्व आएंगे, प्रोटीन चैनल की जरूरत पड़ेगी, फैसिलिटी की नीड पड़ेगी, हाइड्रोफोबिक है नहीं, हाइड्रोफिलिक, वाया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका एंट्री होगा। और जब तक जाइलम में पहुंचेंगे तो जाइलम, अब आपको याद करो, वो डेड है, वो जाइलम वेसल है, वो ऑलरेडी डेड है, उसने सिर्फ एक पाइपलाइन बनाई हुई। तो वहां तक आने के बाद तो अब या तो उसको आगे की तरफ धकेल दो या तो ऊपर की तरफ से खींच दो। समझ में आ रही है बात? दो चीजें देखो अभी मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे लिखा है गार्डन होज एंड सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। दो चीजें है, पानी का ट्रांसपोर्ट आप अगल बगल देखो तो आप दो ही चीज करते हो, या तो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप स्ट्रॉ यूज कर रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो तो आप स्ट्रॉ यूज कर रहे हो, मतलब यू आर सकिंग, अपवर्ड डायरेक्शन में आप उसको खींच रहे हो। ओके, तो प्लांट के पास भी यही ऑप्शन है, या तो वो ऊपर की तरफ खींच ले, या तो अपन टुल्लू पंप ऑन कर रहे हैं, नीचे जमीन से अपने टंकी तक पानी जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रही है बात? तो या तो हम पुश कर ले, जिस लेवल पे हमको चाहिए वहां तक हमने पुश करके धक्का दे के चढ़ा लिया पानी, दैट इज पुश प्रेशर। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जो रूट प्रेशर से, रूट की साइड से आएगा। एंड अनदर वन इज सक्शन प्रेशर, जो कि निगेटिव होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो खैर आओ यहाँ पे वापस आ जाओ। It is a characteristics of mass flow that substances, whether in solution or in suspension, solution मतलब dissolved form, suspension मतलब undissolved या suspended form, ठीक है। Suspensions are swept, swept मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्वाइप, जैसे करते हैं ना स्वाइप, बड़ा यूज करते हो मोबाइल में, स्वाइप आउट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। Swept along at the same place as in a flowing river, ये उसी तरीके से है जैसे पानी बह रहा है नदियों में, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे अगेन आपको कुछ प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, कोहेसिव प्रॉपर्टी, एडिसिव प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन और उसके रिजल्टेंट, क्योंकि अब लिविंग गया फिर जा रहा है, जाइलम तक आने तक लिविंग था, अब लिविंग गया, तो जाइलम के अंदर वो कैसे वर्क कर रहा है, वो पाइपलाइन में कैसे वाटर जा रहा है, या तो प्रेशर से या तो पुल से, या तो नीचे से धक्का दिया जा रहा है उस पानी को और वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, या तो ऊपर से खींचा जा रहा है और वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से फिर यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टीज आएंगी, जाइलम के टिश्यू के साथ एडेसिव प्रॉपर्टी, वाटर के खुद के टिश्यू के साथ, मॉलिक्यूल के साथ कोहेसिव प्रॉपर्टी, एंड सरफेस टेंशन, जिस लेवल पे वाटर है उस लेवल पे उसका इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो जैसे पानी नदियों में बह रहा है उसी तरीके से अगर एक बार पानी आया तो सारी पानी की प्रॉपर्टी और प्रेशर और पुल फिनोमेना, इट विल फ्लो द वाटर अप इनटू अपवर्ड डायरेक्शन, ये एक थ्योरी आ गई। ओके, दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन नहीं है, वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर इस तरीके से चलेगा तो कुछ सॉल्ट मिनरल पीछे छूट जाते, कुछ आगे बढ़ जाएंगे और वाटर तो सबसे आगे निकल जाए। ओके बच्चा, बल्क फ्लो कैन बी अचीव एदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बात कर लो इसको, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे लिख लो,
एरो लगा के पुश प्रेशर, और इससे आएगी रूट प्रेशर थ्योरी बेटा, ठीक है, जो आज भी एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है मतलब। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक कोई भी प्रेशर जो वाटर के एंट्री से जनरेट हुआ है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्रेडियंट, दो जगह पे कमी। एग्जाम्पल अ गार्डन होज, जो मैंने टुल्लू पंप का एग्जाम्पल दिया, दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल है, जिसमें पुश फिनोमेना से आप अपने वाटर टैंक में पानी डाल दें। और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। The bulk movement of substances through the conducting or vascular tissue of plant is called translocation. इसका मतलब जो रूट हेयर से लेके जाइलम तक पानी आया था, क्या वो ट्रांसलोकेशन है? वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वो है डिफ्यूजन, वो है ऑस्मोसिस, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सारी बातें वहीं पे खत्म हो रही। रेडियल आने में उसको मेहनत करना पड़ रहा है, और उसमें भी एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक आएगा। डू यू रिमेम्बर स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट? बिल्कुल। स्टेम, लीफ, सब याद है ना? एनाटॉमी अगला टेस्ट होगा ऑफ हायर प्लांट्स एंड स्टडिंग द वेस्कुलर सिस्टम, एक्सार कंडीशन, एंडार कंडीशन, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, रेडियल, जाइलम का अरेंजमेंट, वेस्कुलर बंडल में, कैम्बियम रिंग, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब इसी में लिखा हुआ है बेटा। डू यू रिमेम्बर? इसके अंदर सब कुछ है कि सपना मैम वार्निंग दे रही है कि इसको रिवाइज कर लेना अच्छे बच्चों की। The higher plants have highly specialized vascular tissues, xylem and phloem. Xylem is associated with translocation of mainly water, mineral, salt, some organic, nitrogen and hormone. और ये बेटा आप लाइन मार्क कर लेना, ये एनसीईआरटी में एडेड लाइन है, जो 2006 में एनसीईआरटी आई थी और फिर वो रिवाइज हो रही थी, उसमें ये सब लाइनें नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये अभी अर्ली डिस्कवरी है, जब जाइलम सैप में ये माना जा रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल फूड होता है, मतलब ग्लूकोज की बात कर लो, आप शुगर की बात करो, सुक्रोज की बात करो, स्टार्च की बात करो, प्रोटीन की बात करो, लिपिड की बात करो, ऑयल की बात करो, वट एवर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, उन सब की बात करो, वो मिल रहा है जाइलम के। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उस फ्लो को केमिकल टेस्ट करने से उसकी केमिकल एनालिसिस हो सकती है ना। समझ में आता है हम क्या बोल रहे हैं? आप केमिकल लेबोरेटरी में यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन सब्सटेंसेस, ठीक है। आप जैसे जैसे बड़े होगे, केमिस्ट्री जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, आपको कुछ टेस्ट करने को मिलेंगे जो आपको पढ़ा दिया जाएगा पहले ही, कि अब उसका सीक्वेंस होगा कि क्या आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये टेस्ट आया तो दूसरे पे जाओ, दूसरा आया तो तीसरे पे जाओ। ऐसा करते करते आप फाइनली फाइंड आउट करते हो कि उस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट था, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज हम कहें फॉस्फोरस का टेस्ट पॉजिटिव मिला, मतलब फॉस्फोरस उसमें प्रेजेंट है। फॉस्फोरस को फाइंड आउट करने के लिए देयर इज समथिंग इन केमिकल टेस्ट। तो वाटर मिनरल जो जा रहा है, अगर उस वहां से आपने इंजेक्शन लगाया और उसको निकाला है वाटर को बाहर, तो उसको आप टेस्ट करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट है। और यही अगला चैप्टर आपका मिनरल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसमें आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब आप बोल रहे हो सॉइल तो इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज रखता है, इनऑर्गेनिक प्रेजेंट है ना सॉइल में, अब वाटर भी लेके आ रहा है सॉइल को, तो बीच में ऐसा क्या हो गया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक भी मिलने लगा। तो ये थ्योरी आपकी एडेड है, ये इंडिकेट करता है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कहीं ना कहीं पे मिक्सिंग होती है, और इसमें वो जो पिट मैडम ने पढ़ाया हुआ है पोर, उन पोर के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो जाता है, लाइफ की एपोप्लास्टिक पाथवे वाला फॉलो करते हो। क्लियर बच्चा? तो जस्ट आप यहाँ पे मार्क कर लो, मेनली वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम याद रखना, क्योंकि ये मेन काम है फ्लोएम का। दैट्स वाई मैंने बोला था अभी याद कर लो कि पानी और खाना लाता है, उसके बाद हम बताएंगे कि और क्या क्या लाता है, ठीक है। तो सम, दिस इज क्वेश्चन, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोले तो बेटा कहाँ कहाँ है नाइट्रोजन?
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल में जाओ, सोचो नाइट्रोजन कहाँ है, सोचो सोचो बताओ, फिर पढ़ते हैं, खत्म कर देंगे ये। हाँ सही बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हो, बोलो तेज बोलो, पता नहीं क्या बोल रहे हो, हमको सुनाई नहीं दिया बट सही। कुछ बोल रहे हो इतना काफी। हम्म। अमाइनो एसिड कोई बोला? हम्म। तेज बोलो। अमाइनो एसिड से आगे बढ़ो, क्या बनाता है अमाइनो एसिड? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम। एंजाइम से क्या बनता है? हार्मोन। ठीक है। सब आपस में मतलब एंजाइम से हार्मोन नहीं बनते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व होता है और हार्मोन बनाता है। तो प्रोटीन हुआ। और बेटा डीएनए आरएनए में भी तो प्यूरिक pyrimidine पढ़ाया मैडम ने, थोड़ा सा तो इज्जत रखा करो, उतनी बड़ी बड़ी रिंग पढ़ाई है, नाइट्रोजन की पोजीशन पढ़ाई है। तो जहां जहां आप नाइट्रोजन देख रहे हो उसको बनाना पड़ता है। जब आप बोलते हो डीएनए, तो डीएनए इज द रिजल्टेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हर बार जब छोटी सी सेल डिवाइड हो रही है तो उसको फिर से अपने लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है, फिर से अपने लिए डीएनए बनाना है, सब कुछ बनाना है। वो जब बनाना में कंपोनेंट मिल रहा है तुम्हें, स्केलेटन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वही सब तो ट्रैवल करके आएंगे, वो पहुंचेंगे, उसी को वो बना रहा है प्लांट, और धीरे धीरे प्लांट ग्रो हो रहा है। तो वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है बच्चा। द फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक, अब यहाँ मैक्सिमम क्या रहेगा? ऑर्गेनिक, क्योंकि वो उसका मेन काम है खाना लाना, और खाना इज ग्लूकोज, ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और आपको बायोमोलिक्यूल में मैंने बताया था, जो भी आप बोलते हो ना वो सब ग्लूकोज का डेरिवेटिव। प्रोटीन बोल लो, आप लिपिड बोल लो, सबके बनाने में ग्लूकोज का रोल है। ठीक है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, अब जब वाटर मिक्स हो रहा था तो इनऑर्गेनिक इधर भी आ सकता है, जब उधर ऑर्गेनिक जा सकता है तो इनऑर्गेनिक भी इधर आ सकता है। फॉस्फेट टूट सकता है, एटीपी को हम तोड़ दें एडीपी और पीआई में, तो एक फॉस्फेट फ्री हो गया, वो यहाँ मिल सकता है, तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा वो। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। तो आपका समरी क्या हुआ कि एक तो दो प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन तक तो छोटी छोटी डिस्टेंस की कहानी चल रही थी, अभी आएगी वो कहानी आगे फिर से, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप देखोगे। फिर ट्रांसलोकेशन इज द मेनली जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को ध्यान में लाते हो। ओके, क्लियर है बेटा? फिर आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? अब जब ट्रांसलोकेशन होता है तो दो चीजों का हो रहा है, एक तो वो जो लीफ प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज फोटोसिंथेसिस का रिजल्टेंट, फोटोसिंथेट्स, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, कुछ भी आप ध्यान में ले आओ। ठीक है। और दूसरी वो चीज जो वाटर से एब्जॉर्ब मतलब सॉइल से आ रही है, तो वाटर और मिनरल, और इनको ऑलवेज ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन और रिक्वायरमेंट क्या नीड है। देखो ऐसा भी नहीं होगा, एक तो फूड का कैसा है कि वो धरती के लिए जमा कर रहा है, तो दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस चलती ही रहे। लेकिन वाटर आप सुबह से जब शाम तक गए हो और गमले में नहीं डाले हो पानी, तो भी प्लांट मर नहीं गया। ठीक है। वो वेट कर रहा है कि आप आ जाओ, आपको मेरी दशा देख के याद आ जाए कि हमने थोड़ा पानी डालना, तो वो मरेगा नहीं। लेकिन फोटोसिंथेसिस, लाइट प्रेजेंट है, सनरेज आ रहा है, तो वो प्रोसेस चलती रहेगी, तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ चीजें आएंगी आगे आप और रिलेट कर पाओगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अलोंग विद द हॉर्मोन्स भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोन के लिए भी यहाँ कोई ब्लड नहीं है। अपना कैसे है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन बनाया, ब्लड में डाल दिया, उसको जाना है ओवरी में, टेस्टिस में, थायराइड में, जहां पे भी जाना है वहां पे जाके वो अपना रिसेप्टर पे बाइंड किया और काम किया। इनका ऐसा सिस्टम तो है नहीं, सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन मतलब वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल के थ्रू ही जा रहा है। तो कोई चीज जो रूट की तरफ फॉर्म हो रही होगी और उसका शूट पे काम होगा तो उसको वाया दिस पाथवे जाना होगा।
कोई शूट की तरह फॉर्म हो रहा है, उसको बीच में कहीं आना है तो वाया दिस पाथवे ही आना होगा। तो सेम सिस्टम वही है, मॉलिक्यूल्स आपके उसमें एड ऑन हो जाएंगे। तो 3 चैप्टर आपको इससे रिलेटेड अभी और देखने होंगे। एक तो मतलब एक ये, दूसरा मिनरल एंड न्यूट्रिशन, कौन कौन से मिनरल आते हैं, किसकी क्या एसेंशियलिटी है, सेकंड चैप्टर। एंड लास्ट वन इज टीजीआर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहां पे आप हॉर्मोन्स का सप्लाई फॉर्मेशन पढ़ो, ठीक है। बीच में दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे बेस्ड है, एक फोटोसिंथेसिस है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो विद इन सेल 2 चैप्टर है, और विद इन प्लांट की बातें करते वक्त आपको थोड़ा ओपन माइंड अप करके पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर को ध्यान दें। चलो बाय।